नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। कुरुक्षेत्र में किया लगभग 900 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, भाजपा ने नौकरी में खत्म किया खर्ची और पर्ची का सिस्टम। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन पाकिस्तान के दमनकारी रवैये का परिणाम। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान सेना कर रही है भयानक मानवाधिकार उल्लंघन। थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान की दो टूक। कहा, इस बार नहीं रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो भूगोल या इतिहास में रहना चाहता है या नहीं। राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का खिलौना बनी जा रही है कांग्रेस। राहुल गांधी के देश विरोधी बयान पर भाजपा का तीखा प्रहार। कहा, सत्ता छूटने की बदहवासी में दे रहे हैं अनर्गल बयान। और अहमदाबाद टेस्ट में दूसरे दिन का खेल समाप्त। भारत के पास 286 रन की बढ़त। रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल और केएल राहुल ने खेली शतकीय पारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश को 625 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार ने 825 करोड़ के अलग अलग विकास के कामों का 4 कामों का लोकार्पण और 8 कामों का शिलान्यास करने का काम किया है। लगभग 900 करोड़ के विकास के काम आज शुरू हुए। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में युवाओं को उनकी काबिलियत के बल पर नौकरी मिल रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। बदनाम भी हुआ हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया है। हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के घड़साना सेक्टर में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया। थल सेनाध्यक्ष ने सुरक्षा संबंधित तमाम गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कठिन परिस्थितियों में कार्यरत सैनिकों के मनोबल और युद्ध तैयारी की प्रशंसा की। जनरल द्विवेदी ने अग्रिम चौकियों में तैनात अधिकारियों, सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करते हुए कहा कि सेना और बीएसएफ के साथ एकीकरण इस सेक्टर में संचालनात्मक क्षमता को और सशक्त बनाता है। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के शौर्य की जमकर सराहना की। जनरल द्विवेदी ने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह इतिहास और भूगोल में रहना चाहता है या नहीं। हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, पर इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए।
और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान सरकार की संसाधनों की खुली लूट और दमनकारी नीति का परिणाम बताया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्ज़ा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीते दिनों दिल्ली में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार के साथ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने को लेकर द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष सभी मुद्दों पर संपर्क में हैं। अभी हाल ही में 18 तारीख को हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से हुई थी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। दोनों पक्षों के बीच में अच्छी बातचीत हुई कि किस प्रकार से द्विपक्षीय मुद्दों पर, खासकर आतंकवाद के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ दोनों देश काम कर सकते हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से जो सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच में चल रहा है उस पर और मजबूती कैसे लाया जा सकता है। इस मुद्दे पर और इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में लगातार संपर्क बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी की टिप्पणियों को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह वहां की अंतरिम सरकार जिम्मेदार है। जो कुछ बयान बांग्लादेश की तरफ से आया था, ये बिल्कुल निराधार है और हम इसको खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था को सुरक्षित करने में, संभालने में कमी रही है उनकी तरफ से, और जब भी ऐसा होता है तो देखा गया है कि वो दूसरे के ऊपर ये दोष ठहराते हैं। वहाँ हिंसा करने में और भी वारदातें जो वहाँ होती हैं, जबरन ज़मीन दखल करने के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस क्राइम की मैंने बात की, हिंसा की बात की, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में, उनके खिलाफ होता रहा है। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हीराकुंड डैम में फिशिंग की बहुत संभावनाएं हैं। यहां लगभग 30,000 मीट्रिक टन फिश उत्पादन होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार किसानों को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम परियोजनाओं पर संबलपुर में कैसे इसे लागू किया जाए, इस पर सरकार लगातार प्रयासरत है। उड़ीसा में कुल मिला के 12 लाख मीट्रिक टन फिश और माने सी फिश और नॉन सी फिश उत्पादित होती है। इसमें अनेक संभावना है। राज्य के किसानों को और मजबूत करने के लिए, स्वयं संपूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी की और राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई सारे योजना को हम संबलपुर में कैसे लागू करेंगे उसकी प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्रेसिव योजना भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कर रहे हैं। कृषि उद्यमी के लिए कर रहे हैं, कोल्ड चेन के लिए कर रहे हैं, सब्सिडी 1 करोड़ रुपया तक है। ये सारे संभावनाओं को किसानों तक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में पहुंचाने के काम करना चाहिए। नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था झटकों को सहने की मजबूत क्षमता रखती है।
5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में उभरा है। ये ना तो संयोग है और ना ही ये अस्थायी है, बल्कि यह एक शक्तिशाली संयोजन का परिणाम है। India's rise as a stabilizing force is neither accidental nor transient. Instead, it results from a powerful combination of various factors. Improved quality of capital expenditure and reining in inflationary pressures has been consistent. We have implemented strategic reforms that enhance the ease of doing business, promote financial inclusion, and improve the quality of life for the average citizen in the country. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की वृद्धि मजबूती घरेलू कारकों पर आधारित है, जो कि बाहरी झटकों के समग्र प्रभाव को कम करती है और इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली और सतत रूप से आगे बढ़ रही है। India's growth is firmly anchored in its domestic factors, which minimizes the impact of external shocks on overall growth. As a result, the Indian economy is resilient, continues to grow sustainably. कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मजबूत आर्थिक बुनियाद और लगातार चल रहे सुधारों के कारण भारत आज अस्थिर वैश्विक हालात में स्थिरता का स्तंभ बनकर उभरा है। India's macroeconomic fundamentals have remained very strong, built assiduously over the decades. We have strong forex reserves, low inflation since February, a narrow current account deficit, a very credible fiscal consolidation path, and very strong balance sheets of our banks and corporates. This is to be attributed to the steadfast attention to ensuring macroeconomic stability, price stability, financial stability, and even policy stability. Despite odds, recent odds, the economy seems well settled into an equilibrium of resilient growth. This is quite a feat for a large emerging market and makes India stand out as an anchor of stability in a volatile world. खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जापान के परिवहन और पर्यटन मंत्री एच.ई. हिरोमासा नाकानो भारत यात्रा पर है। गुजरात के सूरत हवाई अड्डे पर पहुंचने पर नाकानो का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नाकानो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सूरत हाई स्पीड रेल निर्माण स्थल का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने परियोजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा भी की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स बिलासपुर का आज तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने संस्थान के अग्रणी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान एम्स परिसर में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया,
जिसमें संस्थान के अब तक के सफर और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 3 साल में एम्स बिलासपुर ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक से लैस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और देश के नामी डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम यहाँ कार्यरत है। मेडिकल साइंसेज बिलासपुर ने 3 साल के अंदर बहुत तीव्र प्रगति की है, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। जो प्रगति है, आज हम एडवांस्ड एमआरआई लेकर यहां पर फंक्शनल है। आज सीटी स्कैनर, पेट सीटी, स्पेक्ट सीटी, लीनियर एक्सीलेटर, कैथ लैब, एंडोस्कोपी सूट्स, ब्रोंकोस्कोपी सूट्स, ये सब ऑपरेशनल है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years। जबकि मैंने पत्रकारों से भी कहा था कि कम से कम 10 साल लगते हैं। पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके 3 साल में इस इंस्टीट्यूट को एक आशा की किरण बनाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि शनिवार को चुनाव समिति की बैठक में भाजपा की वर्तमान सीटों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों की जो प्रारंभिक सूची तैयार की गई है उसे अंतिम रूप देकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। कल प्रथम बैठक है चुनाव समिति का और हमारा प्रयास होगा कि कल 3-4 घंटे के बैठक में जो हमारा सिटिंग सीट है, जो भाजपा जहां से जो भाजपा के लिए विधायक है, फर्स्ट राउंड में कल उस पर चर्चा करें और कल चर्चा करके जो है जो सूची चुनाव समिति बिहार में तय करेगी उस सूची को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दें। भाजपा के वरिष्ठ और नेता और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की याद में दिल्ली के सिविक सेंटर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली बीजेपी के अनेक सांसद और विधायकों ने विजय कुमार मल्होत्रा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वीके मल्होत्रा के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। देखिए, एक युग का एक तरह से हम कहें कि अवसान हुआ है। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का जो उनका कार्यकाल रहा है वो हम जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। वो एक अकेले ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने दिल्ली के विकास के मॉडल को भी एक नया रूप दिया। अपने समय में उन्होंने 16 नए कॉलेज खोले, दिल्ली की पहली पक्की सड़क उन्होंने बनाई, दिल्ली का पहला फ्लाईओवर उन्होंने बनाया और कार्यकर्ताओं में कैसे अनुशासित जीवन जिया जा सकता है उसका वो एक सबसे बढ़िया उदाहरण थे। और जम्मू कश्मीर में पहली बार सीधे रेल मार्ग से कारों की आपूर्ति शुरू हो गई है। मारुति सुजुकी की 116 कारें पहली बार मानेसर प्लांट से ट्रेन के जरिए कश्मीर के अनंतनाग पहुंची हैं। अब तक घाटी में कारों की आपूर्ति का मुख्य रूप से जरिया सड़क मार्ग हुआ करता था और ये तकरीबन जम्मू से 300 किलोमीटर लंबा है। और गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR ने राज्य से अंटार्कटिका के लिए एक सीधी मालवाहक उड़ान भेजी है, जो ध्रुवीय क्षेत्र में भारत के अभियानों के लिए साजो सामान संबंधी दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इस चार्टर उड़ान में एक IL-76 विमान अंटार्कटिका के भारतीय अनुसंधान केंद्रों के लिए वैज्ञानिक उपकरण, दवाइयाँ और आवश्यक सामग्री लेकर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बृहस्पतिवार को रवाना हुआ। यह पहली बार है कि जब IL-76 ने मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी है। IL-76 4 इंजन वाला टर्बोफैन रणनीतिक एयरलिफ्टर है, जो अपनी भारी भरकम क्षमता के लिए जाना जाता है। ये एक प्राथमिक परिवहन विमान के रूप में काम करता है, जो माल वाहनों और कर्मियों को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाता है। ये चार्टर मूवमेंट पिछले 2 वर्षों में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर GMR गोवा एयर कार्गो द्वारा संचालित तीसरा विशेष कार्गो चार्टर है।
GGACL अपने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और विशेष कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं के साथ महत्वपूर्ण विशेष मालवाहकों और गैर अनुसूचित कार्गो चार्टर संचालन के लिए एक पसंदीदा विकल्प रहा है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ट्राई ने प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं और इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे 4 A+ श्रेणी के शहरों और हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत जैसे 9 A श्रेणी के शहरों में डिजिटल रेडियो सेवा शुरू करने के लिए नियम, शर्तें और रिजर्व प्राइस शामिल की गई है। इन सिफारिशों के मुताबिक नई प्रसारण कंपनियों को सिमुलकास्ट मोड में डिजिटल सेवाएं शुरू करनी चाहिए। साथ ही मौजूदा एनालॉग FM रेडियो प्रसारकों को भी सिमुलकास्ट मोड में ही अनुमति दी जानी चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 23 अप्रैल 2024 को ट्राई से सिफारिशें मांगी थी ताकि निजी रेडियो प्रसारकों के लिए एक डिजिटल रेडियो नीति बनाई जा सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाने और आवागमन को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से नई पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर परियोजना विशिष्ट जानकारी प्रदान करने वाले सूचना साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। त्वरित प्रतिक्रिया कोड यानी QR कोड इसमें शामिल होंगे। उपयोगकर्ता इन QR कोड को स्कैन करके राजमार्ग परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, परियोजना की लंबाई, निर्माण, रखरखाव की अवधि, राजमार्ग संचालन, जिम्मेदार परियोजना प्रबंधक और रेजिडेंट अभियंता की जानकारी शामिल है। साथ ही साथ राजमार्ग गश्ती दल की उपलब्धता भी इसमें शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त इन बोर्डों के माध्यम से आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। ये पहल न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार लाएगी और इसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं का अनुभव और बेहतर होगा और उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी हासिल होगी। और हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट के विस्तार का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस पर अमूल के MD जयंत मेहता से बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का विस्तार किया है और इस विस्तार से यहाँ के लोगों को क्या फायदे मिलेंगे, डेयरी को क्या फायदा मिलने वाला है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अमूल के MD मौजूद हैं। सर, आज जो उद्घाटन हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से प्लांट विस्तार का, तो कितना इसकी क्षमता बढ़ पाएगी? हरियाणा में पशुपालन से जुड़े लाखों महिला किसानों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह साहब के शुभ हस्तों से साबर डेयरी का 325 करोड़ रुपए का विस्तारण का कार्यक्रम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री की प्रेरक उपस्थिति में देश का सबसे बड़ा दही, छाछ, योगर्ट का प्लांट आज माननीय केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथ ने किया। इससे इस प्लांट की क्षमता दूध, दही, छाछ के साथ मिठाई, पनीर, आइसक्रीम सब मिला के 14 लाख लीटर प्रतिदिन दूध के संपादन और प्रोसेसिंग की हो चुकी है। डेयरी के सेक्टर से न केवल गुजरात बल्कि इस आसपास के 9 राज्यों को बड़ा विस्तार मिला है, तो कितनी क्षमता बढ़ी है, क्या क्या फायदे उस राज्य को मिल रहे हैं? गुजरात से बाहर निकल के अगर देखें तो उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा हुआ, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब इलाकों से अमूल दूध का संपादन करता है और किसानों को सबसे उचित दाम भी देता है। जैसा गृह मंत्री ने रोजगार की भी चर्चा की है, तो डेयरी उद्योग से किस तरीके से रोजगार और रोजगार के साथ समृद्धि की जो बात की जा रही है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने जैसे बताया कि देश में दूध का उत्पादन करीबन 240 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि रोज का 63 करोड़ लीटर दूध देश में संपादन होता है और 8 करोड़ परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर से
मुझे ये बताना ये भी ज़रूरी है कि देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल क्रॉप दूध है। हमारे 80% से ज़्यादा जो दूध उत्पादक हैं वो बहुत ही छोटे किसान हैं या ज़मीन बिना के किसान भी हैं, और महिलाओं का भी इसमें बड़ा योगदान है। तीरंदाज और 3 बार के एशियन गेम्स मेडलिस्ट ओजस ने आर्चरी प्रीमियर लीग को तीरंदाजी के विकास के लिए बेहद अहम बताया है। ओजस ने हमारे सहयोगी सुशील कुमार से बातचीत में कहा कि ये लीग देश के युवा तीरंदाजों के दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का मौका देती है। आप देखिए ओजस के साथ खास बातचीत। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इतिहास में पहली बार भारत की धरती पर आर्चरी लीग का आयोजन हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ अर्जुन अवार्डी और एशियन गेम्स में 3 पदक जीतने वाले आर्चर ओजस मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। पहली बार भारत की धरती पर आर्चरी लीग का आयोजन कितना बड़ा है एक आर्चर के लिए? बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में आर्चरी लीग हो रहा है और हमारे लिए भी अच्छी बात है, और इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ आके खेल रहे, वो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि आज तक पहली बार मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था और पहली बार हो रहा है। तो ये आर्चरी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है, और हम देख रहे हैं कि ये अभी फ़िलहाल तो इतने ये लेवल पे हो रहा है, बट आगे बढ़ के बहुत बड़े लेवल पे होगा। बिल्कुल, पहली बार है, फिर भी बड़े लेवल पर, और आगे उम्मीद है कि इससे और बड़े स्तर पे होगा। जब आप इंटरनेशनल प्लेयर के साथ एक कॉम्पिटिटर के साथ खेलते हैं और यहाँ पर एक टीम में खेल रहे हैं, ये किस तरह का अनुभव रहने वाला है? बहुत अच्छा अनुभव है कि हमें भी सीखने के लिए कुछ नया कुछ मिल रहा है, क्योंकि कैसे आज तक हम इंडियन लोगों के साथ हम टीम में कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, बट आज हम फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी एथलीट्स हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो उसमें एक अलग हमें मतलब एक चैलेंज भी है और एक अच्छी बात भी है कि हमें उनका क्या माइंड है, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, वो भी हमें जानने के लिए। तो हमारे लिए भी एक बेनिफिट भी है कि इनके साथ हम ये कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं कि जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो युवा आर्चर है, उनको किस तरह का फायदा होगा इससे? जैसे अभी आर्चरी की पहली लीग है, जैसे आर्चरी की लीग बढ़ेगी वैसे स्पोर्ट्स भी इंडिया में बढ़ेगा, और उसी को देख के बच्चे भी इंटरेस्ट आएंगे, यूथ में भी इंटरेस्ट आएगा कि ये कुछ नया है। टीम में आपके कहाँ के खिलाड़ी हैं और आप लोगों की तैयारी कितनी है, बताइए? हमारे टीम में सब जगह के, जैसे मैं राजपूताना रॉयल्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारे साथ मैटे गेजोस है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो वो टर्की से है। फिर हमारे साथ एला गिब्सन है, वो ग्रेट ब्रिटेन से है, और बाकी टीमें बाकी कंट्री से भी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से प्लेयर आए। तो उनके साथ मज़ा आ रहा है बात करने में, उनका कल्चर जानने में, और वो हमारा कल्चर सीखने में उन्हें भी मज़ा आ रहा है। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि फन टूर्नामेंट हो रही है हमारे लिए। तो जाहिर तौर पर ये एक फन टूर्नामेंट हो गया। दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी भारत की धरती पर आर्चरी लीग में हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर खिलाड़ी न सिर्फ खेल को एंजॉय कर रहे हैं बल्कि वहां के कल्चर और वहां की टेक्निक्स को भी सीख रहे हैं। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।